एक नंबर बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस वक्त पर एजेंडों में बात करेंगे एजेंडों पर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक के दौरान आतंकवाद निरोध और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दोनों देशों के नागरिक इस द्विपक्षीय संबंध के लाभों से और अधिक लाभान्वित हो सकें। तो सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह मुलाकात की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। और उसके एक दिन बाद यानी आज जो भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह मुलाकात की है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोनों देशों में जो संबंधों को लेकर इन दिनों जो कुछ चल रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के, तो ये काफी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को कहा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने के बाद बैठक हुई, मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक कल हुई। और अब इसके बाद अभी ये कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो अमेरिका के राजदूत भारत में हैं सर्जियो गोर, उन्होंने मुलाकात की है। और ये समझा जाता है कि मुलाकात के दौरान विशेष रूप से जो आतंकवाद निरोधी उपाय हैं और साथ ही जो ड्रग तस्कर वगैरह हैं, उन चीज़ों को लेकर के ये मुलाकात, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे विषयों पर, आतंकवाद पर, सुरक्षा पर ये चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई है, ऐसा समझा जा रहा है। आतंकवाद और नारकोटिक्स को खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर इस अहम मुलाकात में दिया गया है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का एक नेटवर्क है, इसी तरह से जो नारकोटिक्स है, नशीले पदार्थ हैं, उनका भी एक नेटवर्क है। और दोनों ही मुद्दों पर, इन दोनों ही चुनौतियों से मुकाबले में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह मुलाकात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें थी और अब इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में। 62,370 metric ton of LNG cargo. The vessel is expected to berth at Dahej tomorrow morning. The Ministry, through Director General of Shipping, remains in continuous coordination with the Ministry of External Affairs, our missions abroad, shipping companies, and other relevant stakeholders to ensure safety and welfare of Indian seafarers and provide all necessary assistance. The control room set up at DG Shipping has handled more than 13,187 calls and more than 29,376 emails. In the last 72 hours, a total of 450 calls and 1,077 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The Ministry, through the Director General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,639 seafarers so far, including 47 in the last 72 hours. Port operations across India remain normal with no congestion reported. Thank you. Thank you. Updates from Petroleum Ministry, Sujata. Namaskar. Natural gas, crude
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ डिलीवरीज के अगेंस्ट 1.47 करोड़ 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और इसी पीरियड के दौरान 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और 1.98 लाख 5 केजी सिलेंडर्स की भी सेल की गई है तथा 1334 कैंप हुए हैं, जिन कैंप्स में 19,100 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 9.94 लाख न्यू कस्टमर्स पीएनजी के लिए रजिस्टर हुए हैं। 17/6/2026 तक लगभग 99,100 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। 1 जून से लेकर अभी तक 7,630 टन्स C3C4 मॉलिक्यूल्स और 6,230 टन्स ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 21 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 1,056 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा ओएमसीज ने भी 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए पेनल्टीज इम्पोज की हैं। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4 डीलर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 598 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंशन में सस्पेंड किया गया है। फाइनली मेरी आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और इसके अलावा जो हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें ईंधन का क्रय करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll take questions. First row. Thank you. Amar Zadi from PTI. Couple of questions to Ministry of Petroleum and Natural Gas. The US and Iran have signed a preliminary MOU. What in your that MOU also Iranian oil, resumption of sale of Iranian oil. Will India be interested in purchasing Iranian oil once the sale resumes? Number 2, how soon do you think normalization of supplies will happen once the strait is open and the supplies start from that area? Thank you. Hi, Sukal from the Indian Express. A couple of questions first for Sujata ma'am. In continuation to what Amar sir asked, ma'am, since the MOU mentions that Iranian oil and petroleum products will eventually be taken out of the US sanctions regime, apart from buying more Iranian oil, the fact that the American waiver on Russian oil has been allowed to lapse, and President Trump a couple of days back said that he doesn't feel that there is a need to renew the waiver, considering that a lot of oil will now start flowing once the Strait of Hormuz is open. How do you sort of juxtapose these two, the waiver on Russian oil lapsing and Iranian oil imminently likely coming back to the market? The other question is that during this time of crisis of the past 100-odd days, we've seen a number of emergency measures that had been taken by the government, including the Natural Gas Control Order, the LPG Control Order, and other such gazette notifications that were issued. Have you started at your end working towards normalizing them or rolling them back in the near future? One question for Rupesh sir. Sir, just wanted to understand with this MOU now being signed and initial indications that some amount of
traffic through the Strait of Hormuz might pick up in the coming days. What is our level of preparedness in terms of getting our 13 vessels out of the Persian Gulf, as well as vessels that are foreign flag but carrying Indian cargo? Thank you. Hi, Udit from The Print. Ma'am, my question to Sujata ma'am is that, ma'am, the prices have been coming down globally for the oil prices. So just wanted to know, like, what is it's already below $80 per barrel now, Brent. So what is the expected or the comfort level for the government or the oil marketing companies as the prices has been coming down? Second question is with regards to, has there any update? Ma'am, with regards to the crude oil prices globally, what is the comfort level for the government, like for the oil marketing companies to say recover the losses or the break even? And the second question is with regards to, is there any update or the progress in the with regards to the SPRs with the ADNOC deal? One question to the shipping ministry is that that once that the Hormuz is open, by when can we expect the vessels on the west side, to come back soon? Thank you. I'm Anil Phanda from Lotantra Kishan. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, this ethanol blend petrol, apart from E20, how is the government posing to of manufacturing? Manufacturing E20. Apart from E20, E85 has been launched, isn't it? So where it's being blended at present, and the other versions are, what is the progress like in other versions? 139 and then 138 is also there? Yeah, both. Hi, sir. This is Shivani from India Today. I just wanted to check that after Disha, has any other Indian flagged vessel crossed through the Strait of Hormuz? And if not, what is the progress of the movement since the deal is now signed and it's being claimed that the passage is being allowed now? I'm Prakash Vedashi from ET Now. Now the situation is normalizing. Will the government review the current reprioritization of petroleum product supplies? At the back, 138. Okay, that's done. We'll begin with the answers. Upeshji? Thank you, ma'am. So I've received few questions, mostly similar, with respect to preparedness and when the vessels will come back and any other vessel which has come back after Disha. I would like to state that we are closely coordinating with MOPNG, fertilizers, MEA, and all relevant stakeholders to ensure that all and everyone is prepared and our vessels return as soon as possible. And with respect to any vessel after Disha, as of now, no other Indian flag vessel has moved out after Disha, and we are closely coordinating with all our stakeholders to ensure that our energy as well as our flag vessels come out. And we'll keep you updated as and when we get other informations and updates. Thank you. E85 के संबंध में लगभग 48 रिटेल आउटलेट्स ऐसे हैं जहाँ पर E85 इस वक्त दिया जा रहा है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इस साल के अंत तक another 500 retail outlets will have this facility and by the end of next year another 5,000. I mean the number will reach 5,000. बाकी सारे के सारे सवाल लगभग मिलते जुलते हैं. आपने US Iran MOU के बारे में कहा तो I think MEA will be the right forum to ask that question and they will be able to give this reply. जहाँ तक हमारे क्रूड प्राइसेस की बात है तो जैसा आप जानते हैं कि द प्राइसेस जो क्रूड का प्राइस है वो लगभग $120 पर बैरल गया फिर उसके बाद now it is coming down. So the government will take I mean is seized of the matter and appropriate decision regarding retail prices will continue be taken in line with the evolving international situation. और
दूसरा परचेज की जो आपने बात किया वो मैं पहले भी कई बार कहा है और अभी भी मेरा यही जवाब होगा कि जो हमारा जो क्रूड है, वी परचेज क्रूड फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज और जो उसका जो बेस होता है वो बेसिकली टेक्नो कमर्शियल वाइबिलिटी होता है कि वो क्रूड हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन हो सकता हो, उसका जो प्राइस हो वो एक्सेप्टेबल हो, इसके अलावा reliability of supply हो. So these are certain issues. I mean, these are certain important things for the oil marketing companies to consider when they go for the purchase. Thank you. मैंने आपको कहा MOU के बारे में, MEA will be able to answer you. So, without going for any specific country, I have already told that on what basis the decision is taken by the oil marketing companies. Thank you. So, I have to check. We will come back to you on that. All right. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you, everyone. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें विशेष रूप से जो जानकारी दी गई कि भारत के जो भी कर्मी जो कि काम करते हैं जहाज़ों पर, उनसे लगातार भारत सरकार संपर्क में है। एक तो ये बात बताई गई, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत लगातार जानकारी भारत सरकार ले रही है। दूसरी बात ये कि देश में लगातार जो पेट्रोल, डीजल, गैस है उसकी आपूर्ति बनी हुई है, स्थिति और अच्छी हो रही है और कहीं से किसी तरह की ड्राई आउट की खबर नहीं है। लेकिन जहां कहीं से भी गड़बड़ी की खबरें मिलती हैं तो सरकार उस पर लगातार कार्रवाई कर भी रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस वक्त के एजेंडे की शुरुआत करेंगे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस वक्त में आज के एजेंडे की शुरुआत करते हैं और आज के एजेंडे में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो भारत और अमेरिका के बीच जो कल रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत हुई है, यानी मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई है वो महत्वपूर्ण मुलाकात है। और इसके साथ ही आज आपने देखा सर्जियो गौर और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है, तो उस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की बड़ी चर्चा और खास चर्चा जो होने वाली है वो ये कि टीएमसी में टूट आपने देख ली, सुन ली। चर्चा तो अब उद्धव गुट के टूट की भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा भी टूट सकती है क्या, इस पर चर्चा बहुत ही गर्म है। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ओपी राजभर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिल्कुल आमने सामने आ गए, तो इसकी बड़ी चर्चा है। इस पर सबसे बड़ी चर्चा खास मेहमानों के साथ हम करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि टीएमसी को एक झटका, टीएमसी बल्कि यूं कहिए ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। क्यों?
क्योंकि जो बागी गुट के नेता थे, विधायक की बात कर रहा हूं, विधायकों में जो करीब करीब 65 विधायक बागी हो गए हैं, ऋतव्रत बनर्जी, उनको अंतरिम तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष का नेता मान लिया। अंतरिम फैसला है अभी, लेकिन मान लिया। तो ये ममता के लिए झटका, और इसी को लेकर ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़क पर उतरी भी हैं। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। G7 में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पहुंचे पेरिस। विवाटेक समिट में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं ऑल इज वेल। संसदीय दल की बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे हुए शामिल, लेकिन 6 सांसद हुए बागी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ओपी राजभर के सपा में टूट वाले बयान के बाद जुबानी जंग हुई तेज। राजभर ने आज फिर ललकारते हुए कहा, बागी सांसदों का नाम भी दे सकता हूं। तो अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा था उनको अफवाह मंत्री। विधायकों और सांसदों के बिखराव के बाद बागी गुटों की अब टीएमसी के संगठन पर भी नजर। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में बागी टीएमसी नेता ऋतव्रत बनर्जी को माना विपक्ष का नेता। और गुजरात के जामनगर में आयोजित किया गया विशेष प्री योग कार्यक्रम। कोलकाता में भी योग दिवस की तैयारियां तेज। स्वच्छता से स्वागत कार्यक्रम में बंगाल सरकार के मंत्रियों ने लिया हिस्सा। 21 जून को पीएम मोदी मुख्य समारोह में होने वाले हैं शामिल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, एजेंडों पर करते हैं विस्तार से बात। और आज का सबसे पहला एजेंडा है भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक साझेदारी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के मुलाकात से लेकर अभी कुछ देर पहले सर्जियो गोर और अमित शाह के बीच भी मुलाकात हुई है। पहले पूरी स्टोरी देखिए। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को सराहा। दरअसल एवियन शहर जो फ्रांस में है, उसमें हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात पर सारे विश्व की निगाहें रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहते हुए उनसे मुलाकात को गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ लगातार आगे बढ़ते रिश्तों को रेखांकित किया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही व्यापक आर्थिक समझौते को अंतिम रूप दे देंगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की तो जबरदस्त प्रशंसा की, साथ ही पीएम के नेतृत्व में भारत की विश्व मंच पर बड़ी भूमिका होने की भी बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से प्यार करता है और पीएम मोदी का बेहद सम्मान करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिकी साझेदारी को सर्वोत्तम बताया, यानी सबसे अच्छा। उन्होंने पीएम के साथ मजबूत संबंधों का भी जिक्र किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा का भी जिक्र किया और उसको यादगार बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका भारत संबंधों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने और अधिक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। और पीएम मोदी के बारे में एक बात खास तौर पर कही, कहा मोदी देखने में सुंदर हैं लेकिन अंदर से बड़े कठोर हैं। और यह भी कहा संबंधों को ठीक करने के लिए अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा भविष्य में। ये राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, तो इस दौरान उन्होंने मिस्टारल एआई के सीईओ और सह संस्थापक आर्थर मेंज और ऑड्री हैबलिन स्टूप वाइस प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एआई के क्षेत्र में ये एक स्टार्टअप कंपनी है और इसी को लेकर यह मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे में लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में मिस्टारल एआई के सीईओ आर्थर मेंज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वाइस प्रेसिडेंट ऑड्री हैबलिन स्टूप भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। बल्कि आप देख सकते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल है
जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहा है। और भारत एआई के क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो वैश्विक कंपनियां हैं और जो इस एआई के क्षेत्र में आगे हैं वो भारत में अपने काम को करें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनको आमंत्रण देते रहे हैं। और ऐसे में ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो एआई का क्षेत्र है उस पर भारत का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। और ये जो कंपनी, जिस कंपनी के सीईओ मिल रहे हैं, ये एक स्टार्टअप कंपनी है वहाँ के, तो उनकी प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात, आर्थर बेंच जो सीईओ हैं मिस्टारल एआई के, उनके सीईओ की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक स्टार्टअप कंपनी एआई क्षेत्र की है और एआई पर भारत का जिस तरह से जोर है, आने वाले समय में जिस तरह से एआई का महत्व बढ़ता जा रहा है, भारत में भी एआई का उपयोग बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में बल्कि बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर जोर देते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुलाकातें कर ही रहे हैं। कल द्विपक्षीय मुलाकातें की थी और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। तो पीएम मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका संबंधों को नई गति देने की बात कही। हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कहीं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम करके तारीफ की और उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। और मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे तो कई बातें की और जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि बहुत सुंदर हैं देखने में, अंदर से बड़े कठोर हैं, बड़े टफ हैं, बहुत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते रहे कि ही इज अ टफ नेगोशिएटर। लेकिन पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की, सुनिए। Very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no. He's very tough. He's a tough trader. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका अपना ही अंदाज है डिप्लोमेसी का। उन्होंने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा बहुत सुंदर दिखते हैं, देवदूत की तरह, एंजल की तरह, लेकिन अंदर से बहुत कठोर है, टफ नेगोशिएटर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप का ये तजुर्बा रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का, क्योंकि 16 महीने बाद ये मुलाकात हो रही थी दोनों नेताओं के बीच। इससे पहले कई अवसर मिले थे लेकिन दोनों नेता मिल नहीं पाए थे। अब जाकर के ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत तरह की बातें हुई, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की बातें हुई और रणनीतिक साझेदारी की बातें होने के साथ दोनों नेताओं ने बात की और उसका एक असर तो आज भी दिखाई पड़ा। आज वो असर दिखाई पड़ा कि सर्जियो गौर, जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अजय मिश्र हमारे संवाददाता शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अजय, जिस तरह से आप ये मुलाकात कल हुई, कल भी हमने इस पर बात की थी। अजय मिश्र, क्या अजय मिश्र जुड़ चुके हैं? अजय जुड़ चुका। अजय, जिस तरह से कि कल हमने इस पर बात कल भी की थी, वही जिस लाइन पर हमने बात की थी लगभग वही देखने को मिला इस मुलाकात में। और अब हम देख रहे हैं कि आज सर्जियो गौर, जो यहां पर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात करके कई मुद्दों पर चर्चा की। तो ये तो माना जाएगा कि कल की जो मुलाकात रही मोदी और ट्रंप की, उस मुलाकात का एक असर ये माना जा सकता है कि आज सर्जियो गौर ने अमित शाह जी से मुलाकात की और इस मुलाकात को सफल कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बातें थीं उससे आगे निकलकर दोनों नेताओं के बीच एक वो केमिस्ट्री और दोनों देशों के बीच भागीदारी कल और मजबूत होकर निकल आई है और उसी का असर आज देखने को मिला।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लालचंद जी, और यही सर्जियो गौर हैं जिन्होंने कहा था अभी 1 महीने पहले ही कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उस पर 99% काम पूरा हो चुका है। और ये जो मुलाकात हुई अमित शाह जी के साथ में, वो ये दिखाती है कि अब सब कुछ सही रास्ते पे जा रहा है। और जो यूएसटीआर की जो टीम है 23 और 24 जून को पहली बार जो यूएसटीआर के हेड हैं वो भारत आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आपको ये ट्रेड डील का पहला चरण पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पीयूष गोयल साहब ने जुलाई के अंत तक का समय दिया है, एक डेडलाइन भारत की तरफ से पहले सुझाया था, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही हो जाएगा ये ट्रेड डील के जो पहला चरण हो। पहला चरण जब मैं कह रहा हूं तो जो 1200 टैरिफ लाइन्स हैं लालचंद जी, उस पर 1100 टैरिफ लाइन्स पर बात लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ट्रंप साहब ये क्यों कहते हैं कि मोदी बहुत ही टफ नेगोशिएटर है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत ने पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो यूरोप की बात हो, चाहे रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हो, चाहे रशिया से तेल खरीदना हो या फिर अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर डील करना हो, भारत किसी के भी पक्ष में खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और वो अपने राष्ट्र के हित की बात करता है और अपने हितों, अपने शर्तों पर लोगों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत इसलिए टफ नेगोशिएटर है क्योंकि बावजूद अमेरिका के मना करने के वो मुश्किल परिस्थितियों में रशिया के साथ तेल खरीदता आया है। इसमें उससे कोई भी कमी नहीं देखी गई और हमने देखा कि उसका असर हमारे ऊर्जा सुरक्षा पर दिखाई दिया। टैरिफ्स की बात की जाए तो अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को, अपने डेयरी क्षेत्र को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। स्पष्ट तौर पर हम टफ नेगोशिएटर इसलिए हैं क्योंकि हमने किसानों का ख्याल रखा, हमने जो छोटे उद्यमी हैं उनका ख्याल रखा, और जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनको कैसे ज्यादा बाजार में पहुंच मिल सके। अगर अमेरिका में नहीं तो यूरोप के बाजार में मिल सके, नहीं तो मिडिल ईस्ट में चले जाएं हम, नहीं तो अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं। तो हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और इसीलिए हम टफ नेगोशिएटर हैं क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करना चाहते। और इसलिए बार बार ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि मोदी साहब देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वाकई बहुत ही टफ नेगोशिएटर। देखिए, बात है कि ट्रंप साहब का मागा है ना कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेट अगेन। तो उसी तरह से यहां पर भी है ना, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मीगा से कम नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका फोकस जिस तरह से इंडिया फर्स्ट पे रहता है तो वो तो टफ नेगोशिएटर नजर आएंगे ही। लेकिन इन सब के बीच अजय, जिस तरह से कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का आपने जिक्र किया, क्या ये अंतिम चरण में है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि हाँ बिल्कुल इस पर काफी प्रगति हो रही है। अंदर की बात क्या है? क्या ये अब बिल्कुल अंतिम चरण में, और ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हफ्तों के अंदर या जल्दी ही ये इसका स्वरूप सामने आ सकता है क्या? और कल की मीटिंग में ये फोकस रहा था दोनों नेताओं के बीच? बिल्कुल रहा था। और जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता ट्रेड डील को लेकर के ये थी कि जो ट्रेड सरप्लस है वो भारत के फेवर में है। मतलब करीब करीब हम लोग 12 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, उसमें 7-8 लाख करोड़ रुपए इंडिया निर्यात करता है और 4 करोड़ रुपए, 3-4 लाख करोड़ रुपए का जो है निर्यात भारत करता है अमेरिका से। तो भारत के फेवर में था ट्रेड सरप्लस, जो कि ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा था। पिछले 1 वर्ष में ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका का निर्यात भारत को है उसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत से जो निर्यात होता है वो लगभग फ्लैट रहा है, 1% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब ट्रंप साहब खुश होंगे कि चलिए उनके यहाँ जो निर्यात है उनके थोड़ा सा उनके फेवर में जा रहा है। अभी भी हम लोग सरप्लस में है, लेकिन पहले की मुकाबले थोड़ा सा फेवरेबल ट्रेड अमेरिका के लिए हुआ है। दूसरी बात वो कि जो भारत ने कमिटमेंट किया है, सबसे बड़ी बात कि अगले कुछ वर्षों में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। और ट्रंप साहब पूरी दुनिया में कहते आ रहे हैं कि हम दुनिया भर से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। तो भारत का ये जो कमिटमेंट है, अब ट्रंप साहब को ये कहने का मौका मिल गया कि चलिए हमने निवेश कम से कम भारत से यहाँ पर आने को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में हैं कि भले ही वो अपने किसानों के बाजार को न खोलें, भले ही वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को न खोलें, लेकिन फिर भी हम ट्रेड डील के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल अंतिम चरण में है। टैरिफ को लेकर के अभी मुद्दा फंसा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद जब पूरी दुनिया में 10% का टैरिफ है, अभी भी इंटरिम ट्रेड डील जो हमने साइन की है लालचंदी, उसमें 18% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है। बात वहीं फंस रही है, क्या हम 10% पे जाएंगे? और अगर 10% होता है, या फिर बायलैटरली हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने को हो सकता है 12%, 15%, कितना भी हो जाए। लेकिन बात यही है कि हमें कम से कम, भारत ये चाहता है कि जितना भारत के कॉम्पिटिटर्स पे आप टैरिफ लगा रहे हैं उतना हमें लगाइए, हमें आपसे फेवर नहीं चाहिए। और बिल्कुल साफ साफ हमने कहा है। और अगर अमेरिका उस पर राजी होता है, जितना हमारे कॉम्पिटिटर के पास लगता है 10%, उतना ही हम पे लगेगा और हम कम्पीट करने के लिए पूरी
से तैयार हैं वर्ल्ड के साथ। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत के कॉम्पिटिटर देश हैं, प्रतियोगी देश हैं, उनकी तुलना में हमारा जो टैरिफ हो वो कम हो, तब हमारे लिए वो फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए अजय मिश्र ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया कि किस तरह से बातें चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ अगर उधर मांगा है ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये राष्ट्रपति ट्रंप का नारा है, तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है ना मेकिंग इंडिया ग्रेट, आप कह लीजिए इसको मिग कह लीजिए, मेकिंग इंडिया ग्रेट, उस पर फोकस प्रधानमंत्री का जबरदस्त है, इसीलिए तो टफ निगोशिएटर कहा। और अब आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आज जो हम बड़ी चर्चा और खास चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पर खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों भारत की राजनीति में टूट का लगता है मौसम चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले टीएमसी टूटी, फिर अब उद्धव ठाकरे के गुट के टूटने की बात लगभग क्लियर है, वो स्थिति लगभग साफ है। बात तो यहां तक हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भी सपा में टूट हो सकती है क्या, इसको लेकर जुबानी जंग भी चल रहा है। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी नेता अपने तरकश से राजनीतिक तीर छोड़ने में जुट गए हैं। कहीं एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच अब एक थर्ड फ्रंट की भी तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का जबरदस्त दौर चल रहा है। अखिलेश यादव राजभर को अफवाही मंत्री बता रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सपा के नेता प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने लिखा है, पंचायती समाचार, टिकटार्थियों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलके कर रहे ढूंढाई पंचायत। कल तक तो अफवाही मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ही ढूंढ रहे थे जिनसे इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल लिया था, लेकिन अब जो जान गए हैं कि 30 सीट की बात अफवाह है, ना तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले देकर मिल भी गई तो भी ये जीतने वाले नहीं है। ये हुआ अखिलेश यादव का वार। तो राजभर ने एक बार फिर से दावा किया, पलटवार किया कि समाजवादी पार्टी में तो निश्चित रूप से टूट होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपने सांसदों को बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सपा के बागी सांसदों का गुट जल्द ही बलिया के एक नेता के नेतृत्व में सामने आ जाएगा। बुधवार को राजभर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी। अब आज सुबह सुबह उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया और बताया कि बागी बलिया का लाल समाजवादी पार्टी के बागी सांसदों का नेता होगा। हालांकि सनातन पांडे ने दावा किया है कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके नाम की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद 1986 के बाद राजनीति में आया हूं। अगर ये बात सही है तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, ये उनका खंडन है। लेकिन राजभर ने कहा, जिस तरह से पूरे सफाई परिवार ने मेरी एक प्रतिक्रिया पर मुझे बुरा भला कहने और सफाई देने में समय बर्बाद किया, उससे तो कहीं बेहतर है कि अखिलेश ट्विटर, ऐसी वैसी बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली लीडरशिप छोड़कर अपने सांसदों को बचाओ, ये वाला अभियान शुरू कर लें। सपा नेता रोज रोज जवाब देने में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ताना बाना बुना जाने लगा है। जुबानी जंग में अपने अपने एजेंडे पर कवायद भी तेज हो गई है। उधर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और अखिलेश यादव का इंडी गठबंधन के बीच तीसरे मोर्चे की दावेदारी भी बढ़ी है। मीडिया की खबरों को अगर मानिए तो इसकी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हो गए, उनकी बुधवार को लखनऊ में मुलाकात भी हो गई। और खबर तो यह भी है कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी इस मोर्चे में शामिल होकर अपना आधार मजबूत करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया की तुकबंदी या फिर जातीय गठजोड़ बनाने की कवायद पर अटके सियासी दल अगर उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले की सियासत को आजमा रहे हैं तो शायद गलत कर रहे हैं, क्योंकि पानी अब काफी आगे निकल चुका है। 2027 का उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ विकास के नए पैमाने गढ़ रहा है। तो जाहिर है सियासत में पुराने नैरेटिव तो हमेशा असरदार होते नहीं और अक्सर पिट जाते हैं। इन सब के बीच जो पूरा विवाद है, इसमें ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और सुभासपा के प्रमुख भी हैं, उनके बयान काफी महत्वपूर्ण हैं।
और उन्हीं पर विवाद भी हो रहा है। उनका कहना है कि सपा के पूर्वांचल के कई नेता सत्ता पक्ष यानी एनडीए की तरफ आने के लिए तैयार है। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं, सब लोग दुखी हैं। जब बात सिर्फ ओपी राजभर की है नहीं, ओपी राजभर तो कह ही रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को और ज्यादा जोर तब मिला जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा के 25-26 सांसद टूटने को तैयार हैं। इतनी ही संख्या 2/3 होती है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चल। ये सारी चर्चा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए तो अगर ये चर्चा में थोड़ा सा भी दम है तो मुश्किल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सभी दलों की तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे और लालच दे करके, डरा करके, वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। तो ये बात अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने पूरी तरह से तो नहीं नकारी। उन्होंने कहा कि भाजपा कोशिश कर रही है, जो डर जाएंगे वो शायद चले जाएंगे। लेकिन सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने इसको नकारा। उन्होंने कहा टूट की अटकलें झूठ है, भाजपा जीत के लिए समीकरण तैयार कर रही है। अपने जीतने के लिए समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बार उनको हराया है, तो वो क्या सांसद तोड़ पाएंगे ना। समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और ये जो पूरी चर्चा है इसमें एक नाम उभर करके आया कि वो नेतृत्व कर सकते हैं बागियों का, सपा के बागियों का। वो हैं बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडे। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई दी। उनका कहना है कि सपा से वे संतुष्ट हैं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। हमको बहुत हास्यास्पद ये सब टिप्पणियां लग रही हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जीवन में मेरे ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उनका जवाब मैं कैसे दूँ। उनको मैं जरूर इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। उन बेचारी ने जो बलिया का एक सांसद जो बलिया तक सीमित था उसको आपके पास तक पहुँचाने का काम कर दिया। और आप लोग अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। तो अभी तक तो मन में था कि एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो सारी पूरा हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरा कर दिया। और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बनने का जो सवाल है वो प्रकाश राजभर ने पूरा कर दिया। नकार रहे हैं अपने नाम की चर्चा की। और जाहिर सी बात है कि अगर दम बात में होगी भी तो भी इस स्तर पर तो अभी तो फिलहाल नकारेंगे ही। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वो तस्वीर और ज़्यादा साफ करेंगे। विकास सिंह जुड़ गए हैं, साथ में हमारे साथ अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रतन मणिलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। मैं सीधे पहले विकास के पास चलता हूं। विकास बताइए, जो चर्चा है, चर्चा में कितना दम है या फिर ये चर्चा कहीं ना कहीं एक तरफ देखिए जैसे टीएमसी में हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे उद्धव सेना में हुआ या होने वाला है, बस मुझे लगता है वो बस समय की बात है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने एक घबराहट पैदा की है सारे विपक्षी दलों में
और उसमें सपा के अंदर ये घबराहट रही और इसी घबराहट को भांपते हुए ओपी राजभर या केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान दे करके उनकी घबराहट को और बढ़ा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है या उससे आगे की है? विकास, देखिए लालचंद जी, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव सामने हैं और इससे पहले यहाँ पर राज्यसभा की भी कुछ सीटों पर चुनाव होगा, तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमने देखा था जब पिछले वर्ष चुनाव हुए थे राज्यसभा के, जिसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में इस बात को कहा कि जो डरेगा नहीं वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन कारण क्या हो सकते हैं, साथ क्यों छोड़ेगा, ये तो वो लोग बता सकते हैं। जिन लोगों ने उस समय साथ छोड़ा था उन लोगों ने अपने आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था सनातन का विरोध करते हैं इसलिए हमको नहीं रह पाए इनके साथ। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये जो कारण आए थे, तो आगे क्या कारण हो सकते हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावनाएं तो राजनीति में बनी रहती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ओपी राजभर ने जो बातें कही उनके कुछ अपने आधार होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन किसके साथ हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव को परिस्थितियां ऐसी उनके सामने कैसे आएंगी, क्यों आएंगी या इससे पहले क्यों आई थी, वो क्या कारण थे, उन सब पे उनको तलाशने होंगे, क्योंकि अगर 2027 में मजबूती से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको पूरी पार्टी के साथ और सभी नेताओं को भी संतुष्ट करना होगा। तो राजनीति में तमाम सारी संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, आपने जो बातें रखी उसमें मुझे लगता है रतन मणिलाल जी भी थोड़ा सा जरूर ऐड करेंगे और स्थिति को साफ करने में मदद करें। सर, क्या मतलब ये ऐसे तो कहा जाता है कि देखिए धुआं अगर कहीं दिखाई पड़ रही है तो आग लगी होगी, लेकिन कई बार देखिए चर्चाओं में कई बार ऐसा होता है जिसमें ये कहावत फिट नहीं बैठती। कई बार चर्चा हो जाती है, बिना वजह भी चर्चा हो जाती है, लेकिन जिस तरह से कि अखिलेश यादव नकार नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डरेंगे वो जाएंगे, यही बात तो उद्धव ठाकरे ने भी और बाकी लोगों ने भी कही थी। तो जब यही बात अखिलेश यादव सपा प्रमुख कहते हैं तो फिर तो ऐसी चर्चाओं को और ज्यादा बल मिलता है ना। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की तरह नकारा नहीं कि टूट की खबर झूठ है। मणिलाल जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सच तो ये है कि भले ही उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद और अखिलेश यादव की तमाम सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें उस तरह का ट्रैक्शन और उस तरह का एक प्रभाव पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा है जिसकी समाजवादी पार्टी को बड़े लंबे समय से उम्मीद थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अभी भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और कोई विशेष असंतोष उनके प्रति अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसकी इस चर्चा की जो टाइमिंग है मैं समझता हूँ उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की चर्चा शुरू हुई है और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत लगभग तय हो चुकी है और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है कि कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक निश्चित संख्या में सीटों की मांग की है और समाजवादी कितनी है वो संख्या रतन मणिलाल जी? 100 की संख्या है क्या जो मांग रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने 120 की संख्या 120 की मांग की है और ऐसा सुनने में आया था कि समाजवादी पार्टी की ओर से 60 सीटों से ज्यादा बहुत बड़ा गैप है अभी तो उनका एग्रीमेंट ना हो। तो इससे जो इस तरह के किसी भी गठबंधन में जो बड़ा दल होता है यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर उन लोगों के अंदर थोड़ी असहजता आई होगी जिनको ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो उनको टिकट मिलेगा ही। लेकिन अगर गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पे कुछ टिकट तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो टिकट कुछ जिलों में कांग्रेस के पास जा सकते हैं। तो ये संभावना बनती है कि वो लोग जिन्हें लग रहा है कि गठबंधन के चलते शायद वो टिकट से वंचित रह जाएं, वो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। इसकी संभावना इसकी एक संभावना है। ठीक है मैं लौटता हूं आपके पास। अच्छा, आज ना जी इस चर्चा के बीच अशोक यादव जी इतने कूल दिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल एकदम बेफिक्र दिख रहे हैं अशोक जी बहुत ही आप बेफिक्र दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि शायद इस चर्चा में अभी इतना दम नहीं है। विनोद जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले आप ही के पास में आ जा रहा हूं। बताइए, बड़े कूल दिख
रहे हैं आप? क्या मतलब ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है क्या? ये यूं ही चर्चा निकल आई क्योंकि टीएमसी में ऐसा हो गया, उद्धव सेना में हो गया, तब सपा की चर्चा हो गई? आपको ये लगता है? पहली बात लालचंद जी, जो टीएमसी में हुआ या उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो हो रहा है, कहीं न कहीं इससे सबसे ज्यादा अगर शौक कोई है तो जनता है। क्योंकि जनता के ये मैसेज भाजपा ने दिया है कि जनता आप चाहे जिसको जितवा लो, लेकिन सांसद विधायक तो मैं ही खरीदूंगी। तो ये जनता के को मुंह चिढ़ाना है भाजपा का। भाजपा मुंह चिढ़ा रही जनता को, ये जनता के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। दूसरी बात, जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात आपने किया, तो आपने सुना होगा एक मुहावरा, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन यहाँ पर डाकू डाकू मौसेरे भाई। एक डाकू जो भाजपा रूपी डाकू जो राम मंदिर में लूट मचा रही है, डकैती कर रही है, दूसरा डाकू। अच्छा, ये मत भूलिएगा अशोक जी, ये मत भूलिएगा कि आपके साथ रह चुके हैं, फिर जरूरत पड़ भी सकती है। डाकू वाकू कह रहे हैं, पता नहीं बाद में फिर दिक्कत हो। देखिए ऐसा है, अभी लालचंद जी, एक बड़े अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, पूरा देश ने देखा, और स्टिंग ऑपरेशन में इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि अरविंद राजभर से बात हुई है, वो माननीय नेताजी से बात कर लिए, एक टिकट का 5 से 7 करोड़ लगेगा। ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है भाई। तो ये डकैती डाल रहे हैं राजभर समाज को वोटों। अशोक जी, जो डकैती की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई जनता के जनादेश को बीजेपी इस तरह से कर रही है, किसी को जिताओ हम उसको ले ही लेंगे। सवाल ये है कि 2/3 अगर जनप्रतिनिधि असंतुष्ट होते हैं तो उनको अपना रास्ता चुनने का अधिकार तो हमारा संविधान देता है, हमारा कानून देता है। तो उसमें फिर ये होता रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी कर रही है। हम कहते हैं कांग्रेस ने बीएसपी के विधायकों को तोड़ा था कि नहीं राजस्थान में? इंदिरा गांधी जी ने अलग निकल करके अपनी पूरी पार्टी बना ली थी कि नहीं, कांग्रेस से अलग निकल करके? ये सब चीज हुआ है ना अपने यहाँ। लालचंद जी देखिए, 4 मई के बाद जिस दिन पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आता है, टीएमसी हारती है, उसी दिन 2/3 सांसदों के मन में अचानक से असंतोष उमड़ पड़ता है अपनी पार्टी के प्रति। ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि अचानक से असंतोष कैसे उमड़ पड़ा। खैर वो बात अलग है। बात हो रही ओम प्रकाश राजभर जी की, और ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के मैं यही कहूंगा, पहले ट्रेनों में, अब तो चूंकि आधुनिक सुविधा हो गई, नहीं तो ट्रेनों में पटरियों को चेंज करने के लिए स्विचमैन रखे जाते थे। तो इतना बड़ा लीवर होता था, इसे ऐसे घुमा देते थे, ट्रेन जो दूसरे रास्ते चली जाती थी। तो यही काम आज भारतीय जनता पार्टी के स्विचमैन ओम प्रकाश राजभर जी बने हुए हैं। जब मुद्दा राम मंदिर में चोरी का चल रहा है, पेपर लीक का चल रहा है, आपको लगता है कि आज हैंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना, जो इसको आप स्विच कर देते हैं वो बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ। ओम प्रकाश राजभर को स्विचमैन के तौर पे लगाया गया है। ठीक, अच्छा ओम प्रकाश राजभर को लगाया, ठीक है, ठीक। मैं लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, वरना बीजेपी के प्रवक्ता सीधे जवाब देते। लेकिन विनोद जी, ये जो चर्चा अभी देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने पहले ले ली, विकास से भी ले ली, रतन मणिलाल जी से भी ले ली, और अशोक जी से भी स्पष्टीकरण ले ली। लेकिन ये चर्चा में गंभीरता आपको कितनी दिखाई पड़ती है विनोद जी, अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें? देखिए अशोक जी, आज अगर इस बहस में ओपी राजभर के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं और जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैंने कहा तो आपके साथ रहे, इससे लगता है कि ये बातें राजभर जी भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हों जी, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। वो असर ट्वीट के तौर पर भी दिखाई पड़ रहा है। असर इसलिए ज्यादा है कि आप लाल जी देखिए, बात है कि लोग राजनीति को ना एक अपने अपने स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखते हैं जी। बंगाल का चुनाव, अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बंगाल के चुनाव ने सारे सोशल इंजीनियरिंग और सारे रणनीति, सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल, वो ध्वस्त तब करता है लोग, जनमत तब होता है जब आप एक मान लीजिए कि दिया में किसी ने तेल डाला और किसी की आपकी एक बत्ती है, तो जब तेल है उसमें तभी आपकी बत्ती जल रही है, और जैसे ही तेल उसमें खत्म हुआ तो फिर आपकी वो बत्ती से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश जी को ये पता है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन ने पूरे सारे समीकरण जो ममता बनर्जी का एक टॉल लीडर का बनाया था, एक सामाजिक बेस को लेके, खास करके माइनॉरिटी से लेके, और उनका बस वही आधार था, और इसी पॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी तरह से बंगाल में 15 साल आजमाया अपने लिए। लेकिन वो पॉलिटिक्स को उन्होंने देखा कि किस तरह से सारे पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाते हैं। जब एक आकांक्षी भारत की बात जब आप करते हैं तो उसमें सीधे सीधे जाति का फार्मूला और ये फार्मूला नहीं होता है। ब्राह्मण के बीच में जाएंगे तो
तो परशुराम की जय बोल देंगे, उस समाज के बीच में जाएंगे तो कुछ और बोल देंगे। उस समाज के आज का 2014 के उत्तर प्रदेश और 2027 के उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अंतर है, ये आप अशोक जी भी जानते हो। 2027 का जो उत्तर प्रदेश है वो आकांक्षी उत्तर प्रदेश है जी। वो एक बीमार स्टेट से निकल के वो डिफेंस कॉरिडोर वाला स्टेट है, वो एआई वाला स्टेट है, वो मोबाइल फोन वाला स्टेट है। तो वो स्टेट क्या वहां के लोगों को आप कब तक इस कॉम्बिनेशन में उलझाएंगे, एमवाई में, पीडीए में? सवाल आपके नेतृत्व का जब चैलेंज हुआ है, जिन लोगों का, जिन पार्टियों का, वो पार्टी देखिए उसका हाल क्या है। टीएमसी हो या शिवसेना उद्धव जी का हो, इसको बीजेपी को कुछ नहीं करना पड़ा है। बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ रहा है बीजेपी को, बल्कि उल्टे दरवाजा बंद करके रखा है। बीजेपी को कम से कम ये चीजें एहसास दिलाया है इन लोगों को कि ये लोग कुछ नहीं है। और जब नेतृत्व को लोगों ने देखा है कि ये कुछ नहीं है, तो वो अपना करियर देखते हैं। कोई राजनीति में ऐसा कोई जन्म जन्म का रिश्ता नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बहुत जुझारू हैं जी, बहुत संघर्षशील हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन बुनियादी बात नहीं करते हैं। बुनियादी बात सिर्फ आदर्शों की बात करते हैं कि बात करने से पहले उनको जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि भाई जमीन पे उतरा हुआ नेता, संघर्ष करता हुआ नेता, अगर वहां पश्चिम बंगाल में इतने मुश्किल हालात में शुभेंदु अधिकारी सीएम हो सकता है, तो वो उसके संघर्ष का नतीजा है जी। ये संघर्ष आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं होगा जिसके कम से कम वो हफ्ते में एक बार दौरा नहीं करते हैं। क्या अखिलेश यादव को कभी लगा कि वो अपने इटावा और अपना जो गांव है, गृह प्रदेश है उनका, राज्य सफाई तो सफाई के अलावा उन्होंने कभी ऐसा लगा कि कभी और इलाके में जाएंगे और चीजों को देखेंगे कि लोगों के बीच में क्या है? ठीक। अशोक जी, जिस तरह से ओपी राजभर कह रहे हैं कि मैं तो नाम भी गिना सकता हूं सपा सांसदों के जो टूटने वाले हैं, तो वो आपको क्या लगता है, वो सिर्फ ऐसे ही बस बोल रहे हैं या सच में ऐसी कोई चर्चा है और आप लोगों को कुछ इशारा मिला है? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को इशारा मिल गया था, उन्होंने मातोश्री में बैठक बुलाई भी थी, अब देखिए वो बात सच निकल रही है। आप लोगों को कोई संकेत मिले हैं क्या? देखिए, जिस नाम पर उन्होंने पूरा सेंटर, मतलब जिस नाम को उन्होंने सेंटर बनाया, उस नाम ने तो पीसी करके उनको जवाब दे दिया। सनातन पांडे जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो मुखिया ने जब उसे पीसी करके जवाब दे दिया, तो बाकी लोगों की क्या बात किया जाए? विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये हल्की फुल्की बातें हैं, जिसे कपिल शर्मा का शो टाइप का हमारे यहाँ इसमें आजमगढ़ में आके डाक बंगला में रुके हुए हैं, वो इसमें यहाँ अतरौलिया से टिकट मांग रहे हैं अपने लड़के के लिए, वहीं से संजय निषाद भी दो हाथ कर रहे हैं उनसे कि यहाँ निषाद जाता है तो हम लड़ेंगे। तो आपस में ही जो है चल रहा ठूसम ठूसी। तो बात तो नहीं है, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी का शो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कपिल शर्मा का शो कर रहे हैं वो। और एक कपिल शर्मा के शो के पीछे उनको एक है कि उनको टीआरपी चाहिए, मीडिया में रहने के लिए टीआरपी चाहिए, भाजपा से बार्गेनिंग करने की स्थिति में वो हो जाए। और जिस तरह से ये बार्गेनिंग करने के लिए ये सारी चीजें जो भाजपा कर रही है वो कर रहे हैं, और बार्गेनिंग के चक्कर में वो इस तरह का उनके लोग काम भी कर, वसूली भी शुरू हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ओपी राजभर इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये आपका कहना है, ठीक है ना? लेकिन भाजपा का स्क्रिप्ट वहीं से लिख के आ रही है। ठीक, भाजपा का ऑफिशियल पोजीशन क्या है विकास? क्या पोजीशन है भाई? भाजपा की तरफ से किसी ने इस मुद्दे पर, इस चर्चा पर कोई बात की है विकास? और जिन्होंने कुछ कहा हो कि भाई इस पूरे मुद्दे पर वो कहां हैं, क्या वो कहीं इसके पीछे आगे कहीं पर हैं, अगल बगल में क्या? देखिए, यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, ये बड़ी बात थी कि वो कह रहे थे कि हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके संपर्क में है, तो आगे थोड़ा सा रुकिएगा, मैं वापस लौटूंगा, थोड़ा सा रुकिएगा, वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इन दिनों फ्रांस में हैं और वहां पर लगातार वो सीईओ से मुलाकात इस समय कर रहे हैं। रोडोल्फे सादे चेयरमैन हैं, सीईओ हैं सीएमए सीजीएम ग्रुप, और वाइस प्रेसिडेंट पैट्रिस बर्गमिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेरिस में मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। सीएमए सीजीएम ग्रुप जो है, ये एक शिपिंग कंपनी है, वैश्विक सप्लाई चेन में ये कंपनी अहम भूमिका निभाती है। इस लिहाज से ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सीएमए सीजीएम ग्रुप एक शिपिंग कंपनी है,
इसके सीईओ ने, इस कंपनी के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर हैं तो पूरा इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले एआई की जो एक स्टार्टअप कंपनी थी, उसके सीईओ से भी मुलाकात किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोडोल्फ सादे, ये चेयरमैन सीईओ हैं सीएमए सीजीएम ग्रुप के। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की एक तस्वीर है। ये एक शिपिंग कंपनी है। आप जानते हैं कि जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें शिपिंग कंपनी की कितनी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हम आप जो कुछ भी आयातित चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल से लेकर गैस से लेकर कोई भी चीज़ हो, उसमें शिपिंग कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैश्विक सप्लाई चेन को और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसी कंपनियों की। तो जब जो चेयरमैन सीईओ हैं रोडोल्फ सादे, उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो ये ऐसा समझा जाता है कि भारत में निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, भारत में किसी तरह की पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हो सकती है, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप को लेकर के। और ऐसे में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करके प्रधानमंत्री का उद्देश्य रहता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाया जाए, भारत में अच्छी से अच्छी तकनीक लाई जाए और भारत में एफडीआई हो या फिर जो विनिर्माण कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, उसमें अधिक से अधिक निवेश आए, मेक इन इंडिया के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश रहती है। उसी कोशिश के तहत वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करते हैं और इसी सिलसिले में ये मुलाकात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और राजधानी पेरिस में उन्होंने ये मुलाकात की है सीएमए सीजीएम ग्रुप के शिपिंग कंपनी के चेयरमैन सीईओ रोडोल्फ सादे से। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुलाकातों में निश्चित रूप से ये समझा जाता है कि ये चर्चा कर रहे होंगे कि भारत में किस तरह के अवसर हैं। जो भारत, आज का भारत है, वो किस तरह का अवसर देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए। भारत में किस तरह से निवेश को आसान बनाया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वो ज़रूर ऐसी कंपनियों, ऐसे सीईओ को आमंत्रण देंगे भारत में निवेश के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, आगे भी जो तस्वीरें आएंगी वो दिखाएंगे। लेकिन विकास सिंह से बात हो रही थी। विकास, बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा से क्या अपने आप को पूरी तरह अलग कर रही है? अगर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के बयान को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा आने को तैयार हैं, लेकिन हमने अपना दरवाज़ा बंद रखा है, पश्चिम बंगाल की तरह। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा बंद रखा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सियासी मायनों की हम बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये दो दलों का नहीं, दो राजनीतिक मॉडलों का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसके 10 वर्षों के कार्य हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, साथ साथ एक लाभार्थी वर्ग कहती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल है। अब वो पीडीए मॉडल कितना जमीन पे उतरता है, किस तरीके से जोड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं एक और चीज निकलकर सामने आ रही है कि छोटे दल मिलकर कहीं एक तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो मुलाकात हुई है, और इसका इशारा ओवैसी जी ने 2 दिन पूर्व ही दिया था। तो क्या ये अगर समीकरण बनता है तो उससे पीडीए के पर कितना नुकसान होगा, ये बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश में नए नए समीकरण नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ घटनाएं कैसे हो जाए ये अनिश्चित है, लेकिन हो कुछ भी सकता है, संभव कुछ भी हो सकता है। ठीक, रतन मणिलाल जी, जो बात अभी विकास उठा रहे हैं कि फॉर्मूला तो पीडीए का था, सम्मेलन ब्राह्मणों का भी हो रहा है, कह रहे हैं हम आपके भी हैं। ऐसे में पीडीए एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे ब्राह्मण जातियों या कल को हो सकता है सवर्ण जातियों में से कुछ और जातियों का सम्मेलन हो जाए। ऐसे में
आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा और तब और मुश्किल हो जाएगा? जब विकास एक बात कह रहे थे, तीसरे मोर्चे की भी कोशिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी वाले, और असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने कई राज्यों में चुनाव नतीजों पर असर भी डाला है। रतन मंडलाल जी। जी बिल्कुल। और इस बैकग्राउंड में मैं कुछ महीनों पहले के घटनाक्रम की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब एक ब्राह्मण जाति के तमाम सारे पॉलिटिशियंस ने, उसमें एमपीज थे, एमएलएस थे, पूर्ववर्ती एमएलएस वगैरह थे, उन्होंने एक सभा की, उसमें सभी दलों के लोग थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक इस तरह की सभा की गई जी। और समाजवादी पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया कि जैसा आपने भी इशारा किया कि और कोई हो ना हो, हम हमेशा ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी आई थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो अन्य वर्गों के लोग थे उनमें थोड़ी असहजता हो गई थी कि अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अगर ब्राह्मण वर्ग को एक प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचा तो समाजवादी पार्टी का जो एक पीडीए का फॉर्मूला है उसका क्या होगा। और उसके बाद कई समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से ये बयान है कि नहीं, पार्टी पीडीए से पीछे नहीं हट रही है और सबको साथ लेके चलेगी। हालांकि पीडीए में कहीं किसी चौथे वर्ग का कोई जगह है नहीं। बिल्कुल वो जगह नहीं। जी बिल्कुल। और एक जो अभी ये 3 दलों के नेताओं के मिलके एक तीसरा मोर्चा बनाने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि अंततः ये मोर्चा अगर बनता है तो ये भी जो वर्तमान सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना मजबूत और इतना बड़ा हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इस नए मोर्चे को समर्थन देने लगेंगे। तो अंततः अगर उनको कुछ भी मिलता है तो वो समाजवादी पार्टी के कॉस्ट पे होगा। हाँ, यानी कि जो भी हिस्सेदारी होगी वो उधर से लेंगे, है ना। हाँ, जितना भी वोट वगैरह। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि इधर कुछ समय पहले ही जब तमाम सारे सवालों के जवाब में अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे, साधु संतों की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अलग मायने उसके लिए ये भी तो जरूरी है रतन मंडलाल जी, उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि जाके रामलला का एक बार दर्शन करके आशीर्वाद भी लेना चाहिए अखिलेश जी को। विनोद जी, जो बात अभी चर्चा हो रही है, जिस तरह से पीडीए एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कि नहीं ब्राह्मण भी हमारे, हाँ पीडीए भी हमारा, ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं। और विकास ने सही बात कही कि ये 2 मॉडल के बीच चुनाव होने वाला है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि 2014 के पहले जो मॉडल चलता था वो अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलता है वो। देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह से वो मॉडल पूरी तरह से पराजित हुआ। तो ऐसे में ये कभी पीडीए कभी ब्राह्मण सम्मेलन, ये कैसे चलेगा, कैसे हो पाएगा विनोद जी? देखिए एक बात तो अशोक जी की बात जब आप सुन रहे थे, एक बात तो तय है कि ये बात अखिलेश जी को पता है कि वो दिल्ली की राजनीति करने यहाँ नहीं बैठे, उन्हें लखनऊ की राजनीति करनी है, उन्हें सीएम बनना है, उन्हें कोई ऐसा दिल्ली में और केंद्र में कोई बड़ी सत्ता की ऐसी कोई संघर्ष है भी नहीं। तो अब सवाल है कि हम इस राजनीति के बदलते हुए कितनी तरीके से देख पा रहे हैं। अब अशोक जी शायद इसको शायद कंफर्म करेंगे कल या परसों, जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है इन्होंने पीडीए का ही, उस पीडीए में कोई अगड़ा पिछड़ा और मुसलमान नहीं है। अच्छा, वो क्या नया फॉर्मूला? एक डेवलपमेंट मॉडल है। अच्छा, वो डेवलपमेंट मॉडल है कि सपा का ये डेवलपमेंट मॉडल है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाती है, उसमें वो सॉल्यूशन बताती है। अब उसमें उस इलाके के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें वहाँ जेएनजी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लेके वो कैंपेनिंग है जो राहुल गांधी बहुत लेट से शुरू कर रहे हैं। सपा ने इसको 1 साल पहले से बेंगलोर से इसको एक लॉन्च किया था। अशोक जी आपको बेहतर बताएंगे उस पीडीए के बारे में। तो ये पीडीए का होना, तो ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि वो आज के यूपी का जो बदला हुआ स्वरूप है उसको अखिलेश यादव हम आपसे बेहतर जानते हैं। राजभर क्या कह रहे हैं वो और
और उसका जवाब अखिलेश जी का क्या दे रहे हैं वो एक सोशल मीडिया की जंग। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में अगर सीरियसनेस देखें तो ये सीरियसनेस आपको इससे पता लगता है कि अब सपा की राजनीति अगर डेवलपमेंट की राजनीति के बाद के कैंपेनिंग से शुरू होती है, सपा की राजनीति अगर इस बात को लेके होती है प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन हम बताएंगे, तो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सपा अपना जो उसका पुराना सपा था उससे एक ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखी है। बिल्कुल, ये कंपल्सन है। तो सपा की राजनीति अगर हम सब इतना ही समझते हैं कि वो शिवपाल यादव के हाथ से निकल के अब अखिलेश यादव है, तो वो नहीं समझना चाहिए। उसमें गंभीरता से अगर ये देखें कि अगर वो डेवलपमेंट और प्रॉब्लम के बदले में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये सपा का कंपल्सन है जो अपना वो मूल रूप से राजनीतिक चरित्र से आगे निकलते हुए दिख रही है। ठीक है, ठीक है। अशोक यादव जी, पीडीए का हमने कई बार डेफिनेशन बदलते हुए भी देखा। कभी ए को अल्पसंख्यक देखा, कभी ए को अगड़ा देखा, कभी कुछ और देखा। कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, वो मैं नहीं कहूँगा। पीडीए को लेकर के क्या कहा, पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश टाइप का भी इसकी व्याख्या आई। चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो गंभीर चर्चा नहीं। लेकिन ज़रा ये बताइए कि जो बात अभी विनोद जी कह रहे हैं कि पीडीए को भी मॉडिफाई करने का काम हो रहा है और इस पर सपा काम कर रही है, क्योंकि सपा अखिलेश यादव जी उस नब्ज को पकड़ रहे हैं कि राजनीति किस तरह से बदल चुकी है, नैरेटिव कैसे बदल चुके हैं। विकास के लाइन पर आना ही होगा, डेवलपमेंट के लाइन पर काम करना ही होगा, इस बात को सपा समझ रही है। और अभी चुनाव में जितने भी दिन हैं, पीडीए और मॉडिफाई होगा क्या? कुछ और परिभाषा सामने आ सकते हैं क्या? बताइए अशोक जी। देखिए लालचंद जी, विनोद जी ने बिल्कुल सही कहा। पीडीए तो एक सामाजिक जो हमारा जो सोशल इंजीनियरिंग है, एक तो वो फार्मूला है सोशल इंजीनियरिंग में जो भी पीड़ित, दुखित और अपमानित वर्ग है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे ये देखिए, ये एक और फॉर्मूला बन गया पीडीए का। एक और फॉर्मूला आपने बोल दिया, पीड़ित, दुखित और अपमानित। पी से पीड़ित, डी से दुखित और ए से अपमानित। ये भी नया फॉर्मूला है क्या? लालचंद जी, हाँ, जो हमारे जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो हमारा पीडीए है, ये पीडीए तो है ही है, लेकिन ये जो प्लान, डेवलपमेंट और असेंट, एक जो पीडीए जिसकी बात विनोद जी कर रहे थे, वो प्लान तरीके से, हमें ऐसे नहीं, प्लान तरीके से डेवलपमेंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, मतलब चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर उठते हुए क्रम में। तो हमको प्लानिंग करके डेवलपमेंट करना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश। इस दिशा में किस तरह से विजन इंडिया एक हमारा कार्यक्रम राष्ट्रीय जी शुरू किए हैं, उस विजन इंडिया में उस क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स को साथ मीटिंग कराई जाती है और वहां पर लोगों से समस्याओं से निपटने के लिए क्या सिस्टम डेवलप किया जाए, क्या तरीका डेवलप किया जाए, ठीक है अशोक जी। चर्चा होती है। अशोक जी, लेकिन पहले ना मुझे लगता है कि अगर चर्चा में थोड़ी सी भी गंभीरता है ना, तो आपके पास वो चुनौती है जो टीएमसी और उद्धव सेना के पास वो चीजें निकल के आ गई। और दूसरी चुनौती जो विकास कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा, असदुद्दीन ओवैसी आपके पार्टी में रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी वाले, वो कर रहे हैं। और रतन मणिलाल जी कह रहे थे कि वो जो अपना स्लाइस काटेंगे ना वोट बैंक का, वो हो सकता है ज्यादातर आपकी तरफ काटें। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें साफ होनी है, चुनाव में अभी समय भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए, रतन मणिलाल जी, विकास आपका भी और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नई बात हुई। नई बात क्या हुई कि ऋतुव्रत बनर्जी जो बागी गुट के विधायकों के नेता हैं, उनको कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसले में फिलहाल उनको मान्यता दे दी है। ब्रेक के बाद मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया ही कि पश्चिम बंगाल में अदालत से, हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। ममता बनर्जी के लिए इसको झटका कह सकते हैं, लेकिन बागी विधायकों को तो राहत मिली कलकत्ता हाईकोर्ट से। उसी पर पहले रिपोर्ट देखिए। टीएमसी में टूट के बाद यह पहली खबर होगी कि कौथ से ममता को एक और झटका लग गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्पीकर का फैसला ही बरकरार रहेगा, यानी बागी गुट के ऋतुव्रत बनर्जी प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव अभिषेक बनर्जी की तरफ से भेजा गया था, जबकि पार्टी के बागी विधायकों के गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी का नाम भेजा, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बसु ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया था। तो जाहिर है सांसद और विधायक में अधिकांश लोगों ने ममता बनर्जी का साथ अब छोड़ दिया है, लेकिन संगठन पर तो उनकी पकड़ अभी भी है। जाहिर है ममता कभी अपनी हार को कोर्ट में चुनौती देती हुई दिख रही हैं, तो कभी सड़क पर संघर्ष के जरिए अपने अस्तित्व को बचाने की जी तोड़ कोशिश भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता के धर्मतल्ला में पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी हॉकर्स के समर्थन में सड़क पर उतरी। प्रशासन द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात प्रबंधन के लिए चलाए जा रहे सड़क जाम हटाने के अभियान के खिलाफ तृणमूल ने एक ह्यूमन चेन और विरोध सभा का आयोजन किया। कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि शहर की अर्थव्यवस्था में हॉकर्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से रेलवे हॉकर्स और छोटे व्यापारियों पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन चिंता कुछ और भी है। राज्य में वामपंथी संगठन और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहते हैं विपक्ष की भूमिका के लिए। ममता विपक्ष की भूमिका खुद को आगे करके सियासी चुनौतियों को डटकर सामना करने के लिए मन बना रही है और इसीलिए शायद वो सड़क पर एक बार फिर से नजर आ रही है। तो भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं दिलीप घोष। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अब अकेली हो गई हैं, ना पार्टी उनके साथ है, ना ही कार्यकर्ता रह गए। ममता बनर्जी की यह हाल है, ना उनके पार्टी है, ना उनके कार्यकर्ता है, ना उनका पार्टी ऑफिस है, सब छीन चुकी है। अभी हॉकर्स को लेके कुछ ना कुछ करके मीडिया में और रहने का एक अंतिम प्रयास है मात्र। जिन हकार लोगों को उन्होंने पैसा लेकर रास्ता में बैठाया, फुटपाथ में बैठाया, कहीं पर स्टेशन में बैठा दिया है, उनका जिम्मेदारी उनका है। सरकार रास्ता को सचल करेगा, लोगों का जीवन को सहूलियत देगा, इसलिए कोई भी कहीं बैठ जाएगा ये तो नहीं चलेगा ना। जिन लोगों ने उनको बैठाया था, पैसा लिया था, सीपीएम के लोग, टीएमसी के लोग, हकार लोग, उनको पूछना चाहिए। इस बीच में एक और मुद्दे पर विवाद है और वो विवाद है सुरक्षा हटाने को लेकर। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाए जाने पर इस फैसले को तानाशाही करार दिया। This is very unfortunate that the PSO of Mamata Banerjee, who are there for 20 years, they had been taken away, and I have been told that the new PSOs were given, which she did not accept it. This is purely an autocracy. PSO is a matter of confidence. If I don't have any confidence on any PSO, I may say that I don't have. But why do you? But this is a very vindictive attitude of the chief minister. Everything is being happened because of vindictive attitude of the chief minister. अच्छा, बंगाल में चुनाव से लेकर अभी तक एक और नाम की भी बड़ी चर्चा है, हुमायूं कबीर। आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हैं हुमायूं कबीर। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जो भी करना चाह रही हैं वो उनसे हो नहीं पा रहा है। अब ममता बनर्जी का हालत ऐसा पहुंच गया, जो
जो करने जाते हैं वही उनको खिलाफ चला जा रहा है। उनको सारे नया जो कमेटी बनाया और रविंद्रनाथ चटर्जी को बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को प्रेसिडेंट बनाया, वो ना इनकार कर दिया। फिर वो आसनसोल को एक जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो भी प्रदीप सरकार, वो भी इनकार कर दिया। तो ऐसा हालत में टीएमसी का होगी ये कभी सोचा नहीं। देखना चाहिए अगले दिन क्या हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल तो बना हुआ है और अदालत के फैसले, हाईकोर्ट के फैसले से भी बहुत झटका लगा है टीएमसी को, यूं कहिए ममता बनर्जी को। अभी टीएमसी कहना ठीक भी नहीं होगा, पता नहीं टीएमसी असल में होगी किसकी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही है तमाम जो घटनाएं हैं उस पर जुड़ गए। दादा बताइए, ये अंतरिम फैसला है फिलहाल, है ना, जिसमें कि कहा गया है कि ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। क्या कोर्ट में दलील दी गई और क्या इस मामले में आगे सुनवाई के लिए कोई और भी डेट दिया गया है क्या दादा? लालचंद 28 जुलाई को अगला डेट रखा गया है। ठीक है, लेकिन दलील जो है वो दलील के बारे में कल ही पूरी तरह से सुनवाई हाईकोर्ट के सामने हो चुका और उसमें जो कुछ भी तृणमूल कांग्रेस एम बताए या तृणमूल कांग्रेस ममता जो भी हो कुछ भी बताए, तो तृणमूल कांग्रेस एम की तरफ से जो कुछ भी सफाई वहां पे दिया गया था उसमें एक ही जगह है जहां पे इनका कोई जवाब नहीं है कि आपका जो विधायक है जिनको आप अपना विधायक कह रहे हो, क्यों उनका दस्तखत नहीं था जो चिट्ठी स्पीकर के ऑफिस में जमा कराया गया था। जो चिट्ठी में दस्तखत है फर्जी और इसके बारे में सीआईडी का केस चालू है, उस चिट्ठी के आधार पर आप कैसे शोभन देव चैटर्जी को ऑपोजिशन लीडर के हिसाब से मानने के लिए कह सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है। बल्कि हमारे पास जो चिट्ठी है, मतलब स्पीकर के पास दूसरा जो चिट्ठी है, यहाँ पे जो 60-65 विधायक का दस्तखत है वो ओरिजिनल दस्तखत है और उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी ने उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठाया। तो ये जाहिर सा है कि कोर्ट के सामने फैसला करने में, फैसला आज सुनाया लेकिन कोर्ट के सामने तृणमूल कांग्रेस एम की तरफ से और कोई दलील रखा नहीं गया और उनसे हुआ भी नहीं और इसीलिए सीधी तरह से जो सवाल ये फैसला है वो सुना दिया हाईकोर्ट ने। दादा, जिस तरह से ममता दीदी एक बार फिर से सड़क पर नजर आ रही हैं, अब क्या लगता है ये मामला जो है ममता दीदी का सड़क पर उतरना एक बार फिर से, ये मामला अब मोटे तौर पर रह गया है कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी और टीएमसी के बीच इसे समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का जो स्पेस है, विपक्ष का जो स्थान है, उसको लेकर के अब इन तीन पार्टियों में एक तरह से प्रतियोगिता, एक तरह से कंपटीशन होगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि उधर जो दूसरा पक्ष है वो तो आप देखिए ना दादा, क्या ये जो मोटे तौर पर समझा जाए ये वही विपक्ष के स्पेस को ममता बनर्जी कम से कम उस स्पेस को हासिल करके रखना चाहती हैं कि वहां आकर के वामपंथी या कांग्रेस उस स्पेस को ले ना ले? अब ये स्पेस खाली तो जाता नहीं है, स्पेस ये हम फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, वैक्यूम नहीं रहता, कोई ना कोई आके भर देता है ना, कोई ना कोई आके भर देता है। लेकिन अब इतना दिन तक ममता बनर्जी की तरफ से यह बताया जाता था कि मैं तो फर्स्ट हूं, अब सेकंड, थर्ड और लास्ट कौन है इसके बारे में लड़ाई है। तो अब उसी तरह से शायद हम लोग भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि बीजेपी फर्स्ट है, अब सेकंड, थर्ड और लास्ट कौन है, ये वाम मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस के बीच लड़ाई हम देख रहे हैं। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि उसमें ना कोई रास्ता में जनता दिख रहे है, ना वाम मोर्चे के साथ जनता दिख रहे हैं। यहाँ पे भी नेता और वहां पे भी नेता, सिर्फ नेता रास्ते पे है, जनता नहीं है। अब जो वैक्यूम है वो जनता की वैक्यूम है। जनता कौन सी जगह पे अपने आप को फिट कराएंगे ये आने वाले दिनों को पता चलेगा। हो सकता है वहां पे मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी खोल के वो वैक्यूम पूरा बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ही लीजिए। और जो आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोला है ना दादा, जनता सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसको मानती है, वो मुझे लगता है फलता का जो नतीजा आया था ना उसमें एक संकेत मिल गया था कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ का पोजीशन किनको मिलना है वहां पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा, पार्टी बनाइएगा तो बिल्कुल हमें भी बताइएगा जरूर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कलकत्ता से
हमें सारी बातें बताने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और उसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।